नमस्कार। आज हम झुम्पा लाहिड़ी के एक बेहद चर्चित उपन्यास द लोलैंड पर आई एक कह सकते हैं कि एक गहरी और विस्तृत समीक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते। हाँ, और ये समीक्षा उपन्यास की कहानी, उसके किरदारों और उसके जो गहरे मतलब है, उनको परत दर परत खोलती है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन यही है कि इस समीक्षा के जरिए उन अहम नुकात को पकड़ें जो इस उपन्यास को इतना इतना प्रभावशाली बनाते हैं। हाँ, और ये कहानी, जैसा कि समीक्षा बताती है, शुरू होती है दो भाइयों से। इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। हाँ, उदयन और सुभाष। उदयन जो जोशीला है, राजनीतिक विचारों से भरा हुआ और कलकत्ता में 1960 के दशक के नक्सली आंदोलन की तरफ खिंचा चला जाता है। और दूसरा भाई सुभाष। हाँ, सुभाष वो ज्यादा शांत है, पढ़ने लिखने वाला, वो अपनी राह अमेरिका में तलाशता है। और यहीं से कहानी का कह सकते हैं असली ताना बाना बुना जाता है। समीक्षा ये बताती है कि कैसे उनके रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं, खासकर टॉलीगंज में हुई उस हिंसक घटना के बाद। बिल्कुल। और ये सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका गहरा साया पड़ता है। सही कहा। तो ये महज एक पारिवारिक ड्रामा नहीं है। नहीं नहीं, ये तो कलकत्ता की उस राजनीतिक उथल पुथल से लेकर अमेरिका के शांत तटों तक फैली एक यात्रा है, जिसमें अपराध बोध है, रहस्य हैं, पहचान के गहरे सवाल, सब उलझे हुए हैं। चलिए इस समीक्षा के जरिए उपन्यास की दुनिया में और गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। कहानी का कैनवस काफी बड़ा है। 1960 का दशक, कलकत्ता, खासकर वो टॉलीगंज का इलाका। और फिर कहानी अमेरिका के रोड आइलैंड तक पहुंचती है। हाँ, और मुख्य किरदारों में जैसा आपने कहा, उदयन का करिश्मा है, उसका राजनीतिक जुनून है, और दूसरी तरफ सुभाष की सावधानी है, उसकी अकादमिक दुनिया। लेकिन कहानी का वो अहम मोड़, वो हिंसक त्रासदी जो टॉलीगंज में घटती है, वो दिल दहलाने वाला है। हाँ, और उसी के बाद अमेरिका में पढ़ रहे सुभाष को भारत लौटना पड़ता है। और वो एक ऐसा कदम उठाता है जो सबकी जिंदगी बदल देता है। बिल्कुल। वो उदयन की विधवा गौरी से शादी करके उसे अपने साथ अमेरिका ले जाता है। यहीं से उपन्यास का दूसरा और शायद ज्यादा पेचीदा अध्याय शुरू होता है। हाँ, कह सकते हैं। ये रिश्ता जो शायद एक जिम्मेदारी निभाने के इरादे से शुरू हुआ था, वो दशकों तक चलने वाले रहस्यों, दबे हुए अपराध बोध, मातृत्व की उलझनों और अपनी पहचान तलाशने की एक लंबी खामोश कहानी बन जाता है। इस उपन्यास का शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, द लोलैंड। समीक्षा इस पे काफी जोर देती है। हाँ, बिल्कुल। इसका शाब्दिक अर्थ तो सीधा है ना, कलकत्ता में उन दो घरों के बीच की नीची दलदली जमीन। हाँ, बिल्कुल, जहाँ ये भाई पले बड़े, ऐसी जमीन जो बारिश में, बाढ़ में डूब जाती है, चीजों को छुपा लेती है और कभी-कभी अचानक कुछ उजागर भी कर देती है। सही। और समीक्षा बताती है कि कैसे लाहिड़ी इसी जमीन को उपन्यास का केंद्रीय रूपक, मतलब एक बहुत पावरफुल सिंबल बना देती हैं। अच्छा, तो जैसे ये दलदली जमीन, वैसे ही अतीत। हाँ, बिल्कुल। सतह पर शांत, पर अंदर गहरा, पानी से भरा हुआ, कभी भी रिस सकने वाला। ये रूपक दिखाता है कि इतिहास कैसे धीरे धीरे रिसता है, दुख कैसे अंदर ही अंदर जमा होता है, और जिन बातों को दबाया जाता है वो किसी न किसी रूप में सतह पर आ ही जाती हैं, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना गुजर जाए। तो ये सिर्फ जमीन नहीं, ये किरदारों की अंदरूनी हालत का भी अक्स है। बिल्कुल सही कहा। और इसी जमीन से, इसी रूपक से कई अहम विषय भी उभरते हैं। समीक्षा एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है, आदर्शवाद बनाम व्यावहारिकता। हाँ, उदयन और सुभाष जैसे वो इसी के दो ध्रुव हों। उदयन जो क्रांति के जरिए दुनिया बदलने का आदर्शवादी सपना देखता है, और सुभाष जो स्थिरता और निरंतरता में यकीन रखता है। लेकिन समीक्षा की खूबसूरती ये है, वो बताती है कि लाहिड़ी किसी को हीरो या विलन नहीं बनाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उदयन का जुनून सिर्फ लापरवाही नहीं, उसमें एक तरह की प्रतिबद्धता भी है। और सुभाष की सावधानी, वो सिर्फ कायरता नहीं, उसमें जिम्मेदारी का भाव भी है। ये एक पेचीदा सवाल खड़ा करता है जिसे समीक्षा उजागर करती है। जब राजनीति सिर्फ किताबों और बहसों से निकलकर सड़कों पर आ जाती है, तो निजी रिश्ते, निजी प्रेम, वो कहाँ टिकते हैं? और इसकी असली कीमत कौन चुकाता है, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है निर्वासन और प्रवासन का थीम, है ना? हाँ, सुभाष का अमेरिका जाना, वो उसे भौगोलिक सुरक्षा तो देता है, शायद पहचान छुपाने का मौका भी। लेकिन समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि उपन्यास ये सवाल पूछता है
क्या हजारों मील दूर चले जाने से आप अपराध बोध या जिम्मेदारी से वाकई मुक्त हो जाते हैं? ये एक दिलचस्प कोण है, खासकर जब हम सोचते हैं कि दूरी अक्सर पलायन समझी जाती है। हाँ, उपन्यास दिखाता है कि भौतिक दूरी जिम्मेदारी खत्म नहीं करती, बस उसका रूप बदल देती है, शायद उसे और ज्यादा अकेला बना देती है। और फिर है चुप्पी का विषय, जो शायद इस उपन्यास की रीढ़ है। समीक्षा के अनुसार रहस्य, किसे क्या पता है और कब पता चलता है, ये पूरी कहानी के ढांचे का आधार है। जानकारी को छुपाना कैसे एक झूठी सुरक्षा का एहसास तो देता है, लेकिन अंत में गहरे अलगाव और अकेलेपन को जन्म देता है। जैसे एक छिपा हुआ सच पूरे परिवार का अनकहा नियम बन जाता है, जिसके इर्द गिर्द सब अपनी जिंदगियां जीते हैं बिना उसे स्वीकार किए। और इसी चुप्पी के बीच गौरी का किरदार उभरता है, जिसे समीक्षा सबसे उत्तेजक और शायद विवादास्पद मानती हैं। हाँ, गौरी, वो मातृत्व, अपनी पहचान मतलब स्वायत्तता और एक बौद्धिक जीवन जीने की इच्छा के बीच फंसी है। वो दर्शन शास्त्र की छात्रा थी, फिर हालात उसे एक ऐसी माँ बनाते हैं जो वो शायद बनना नहीं चाहती थी। हाँ, गौरी का किरदार वाकई पाठक को झकझोरता है। समीक्षा कहती है कि लाडी उसके फैसलों को सही या गलत ठहराने के बजाय उनका विश्लेषण करती हैं। बिल्कुल, वो पाठक को सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक औरत की अपनी पहचान, उसके बौद्धिक जीवन की कीमत क्या होती है, खासकर जब उस पर सामाजिक भूमिकाओं का दबाव हो। एक और अहम विचार जिसे समीक्षा रेखांकित करती है वो है इतिहास का असर आम जिंदगी पर। हाँ, नक्सलबाड़ी विद्रोह और राज्य का दमन, ये पृष्ठभूमि में है, लेकिन लाहिड़ी का फोकस हंगामे के बाद की खामोशी पर ज्यादा है। अच्छा, कैसे रोजमर्रा की सुबह उन असाधारण हिंसक रातों के बोझ तले दबी होती हैं। तो चलिए इन किरदारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जैसा समीक्षा उन्हें पेश करती है। सुभाष से शुरू करते हैं। उसकी शांत शालीनता, समीक्षा कहती है, वही उसे नैतिक रूप से जटिल बना देती है। हाँ, समीक्षा जैसे पूछती है, क्या झूठ की बुनियाद पर खड़ी स्थिरता भी एक गुण मानी जा सकती है? उसमें देखभाल का जज्बा तो है, लेकिन क्या वो अनजाने में उस झूठ में भागीदार नहीं बन जाता जो सबको घेरे हुए है? उसकी देखभाल और मिली भगत वो साथ साथ चलते हैं। और उदयन करिश्माई लेकिन धीमे बदलाव से अधीर। हाँ, और उसकी गैर मौजूदगी भी कहानी पर हावी रहती है। समीक्षा उसे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक घटना की तरह देखती है। बिल्कुल, कोई ऐसा जिससे आप मिलते हैं और कुछ ऐसा जो आपके साथ घटित होता है और आपको बदल देता है। और फिर गौरी, जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस हो सकती है। हाँ, निश्चित रूप से वो विधवापन और मातृत्व की जो पारंपरिक भूमिकाएं हैं उनको स्वीकार नहीं करती। समीक्षा ऐसे बिना किसी भावुकता के अपनी राह खुद चुनने वाली एक महिला का तीक्ष्ण चित्रण मानती है, भले ही उसके चुनाव असहज करने वाले हों। हाँ, असहज तो है। और उनकी बेटी बेला, वो पीढ़ियों के बीच के पुल की तरह है। हाँ, उसके बड़े होने पर लिए गए फैसले उन पारिवारिक रहस्यों की परछाई में बनते हैं। समीक्षा इशारा करती है कि कैसे पहचान उस छिपे हुए सच के साये में घड़ी जाती है जिसके बारे में शायद उसे पता भी नहीं। और माता पिता बिजौली और उनके पति, वो एक खास वर्ग और गुजरे हुए युग के प्रतीक हैं। उनका दुख और नुकसान धीरे धीरे सिर्फ कर्तव्य निभाने में बदल जाता है, जिसमें शायद उन्हें कोई सुकून नहीं मिलता। हाँ, ऐसा लगता है। अब बात करते हैं उपन्यास की शैली और बनावट की। इस पर समीक्षा काफी ध्यान देती है। लाहिड़ी का गद्य कैसा है? समीक्षा के अनुसार उनका गद्य सधा हुआ है, कीमती लड़ी है, मतलब कम शब्दों में ज्यादा कहने वाला और बेहद सटीक। भावनाएं सीधे सीधे जाहिर नहीं की जाती। नहीं, वो वाक्यों की बनावट, चुने हुए शब्दों और बिंबों के जरिए महसूस होती हैं। ये खामोशी में शोर पैदा करने जैसा है। और कहानी कहने का तरीका, समीक्षा में लचीले तीसरे पुरुष वाचन का जिक्र है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कहानी कहने का वो तरीका जिसमें हम बारी बारी से अलग अलग किरदारों के नजरिए और एहसासों को करीब से जान पाते हैं। कैमरा जैसे कभी सुभाष पर फोकस करता है, कभी गौरी पर, कभी बेला पर। अच्छा, इससे हमें हर किरदार की अंदरूनी दुनिया की झलक मिलती है। हाँ, बिना लेखक के सीधे हस्तक्षेप के। और कहानी का ढांचा, ये दशकों में फैला हुआ है। हाँ, और इसमें समय की लंबी छलांगे हैं। समीक्षा कहती है कि ये छलांगे हमारी याददाश्त के काम करने के तरीके की नकल करती हैं। हम घटनाओं को हमेशा क्रम से याद नहीं रखते। और ये संयम, ये खाली जगहें जानबूझकर रखी गई है। हाँ, ऐसा लगता है ताकि जब भावनात्मक विस्फोट हो तो वे ज्यादा असरदार लगे, जैसे किसी शांत कमरे में अचानक कुछ टूट जाए। क्या समीक्षा में कुछ खास बिंबों या प्रतीकों का भी जिक्र है, वो लो लैंड के अलावा? हाँ है।
पानी, कोहरा, रेडियो प्रसारण, सीढ़ियां, ये सब बार बार आते हैं। ये ऐसी जगह या चीजें हैं जहां संदेशा तो छिप जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं, या फिर अचानक साफ हो जाते हैं। ये उपन्यास के रहस्य और अधूरे सच के माहौल को और गहरा करते हैं। एक और दिलचस्प बात जो समीक्षा बताती है वो है महत्वपूर्ण घटनाओं को बताने का तरीका। अक्सर उनका जिक्र घटना घटने के काफी बाद में होता है। बिल्कुल, जैसे कोई पुरातत्वविद धीरे धीरे परतें हटाकर किसी पुरानी चीज को खोज रहा हो। इससे रहस्योद्घाटन का असर और गहरा होता है। पाठक को टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनानी पड़ती है। सही कहा। और भूगोल का भी किरदारों के मन पर असर दिखता है, जैसे टॉलीगंज बनाम रोड आइलैंड। हाँ, समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ सेटिंग नहीं है। टॉलीगंज का उमस भरा घना माहौल किरदारों की अंदरूनी घुटन को दिखाता है। और रोड आइलैंड का खुलापन, उसकी तटीय खामोशी एक अलग तरह के खालीपन या दूरी का एहसास कराती है। ये बाहरी दुनिया उनके अंदरूनी भूगोल का आईना बन जाती है। और इन किरदारों और रिश्तों के पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक साया है, नक्सली आंदोलन का। समीक्षा इसे कैसे देखती है? समीक्षा साफ करती है कि ये सिर्फ कहानी की पृष्ठभूमि नहीं है, ये उदयन के फैसलों की कसौटी है और उस दौर में राज्य की प्रतिक्रिया की क्रूरता को भी दिखाता है। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि समीक्षा के अनुसार लाहेड़ी कोई पक्ष नहीं लेती, ना ही कोई उपदेश देती हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। हम यहाँ उपन्यास के चित्रण की बात कर रहे हैं, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है। ये हमारा अपना नजरिया या राजनीतिक विश्लेषण नहीं है। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि पाठक आंदोलन के आकर्षण को महसूस करता है, उस व्यवस्था के प्रति गुस्सा और बदलाव की तीव्र इच्छा जिसने उदयन जैसे युवाओं को खींचा, और साथ ही उसकी दिशाहीन हिंसा और उसके भयानक नतीजों को भी देखता है। उपन्यास दिखाता है कि राजनीति कभी हवा में नहीं होती, वो दरवाजों पर दी गई दस्तक, जब्त किए गए रेडियो या पड़ोसियों की बदली हुई नजरों के रूप में सामने आती है। तो इन सब बातों से गुजरते हुए समीक्षा के अनुसार ये उपन्यास असल में कौन से बड़े सवाल हमारे सामने रखता है? कई गहरे और असहज करने वाले सवाल हैं, जैसे क्या झूठ की नींव पर टिका प्यार या रिश्ता नैतिक हो सकता है, भले ही उसका इरादा किसी की रक्षा करना हो, या ये महज एक परोपकारी धोखा है जिसका अंजाम बुरा होता है। हाँ, और माता पिता बनने का मतलब क्या है? क्या ये एक अधिकार है, दिल की आवाज है, या समाज द्वारा सौंपी गई एक भूमिका? समीक्षा गौरी के जरिए पूछती है कि जब ये तीनों चीजें टकराती हैं तो क्या होता है। और वो सवाल चुप्पी को लेकर, क्या चुप्पी हमेशा कमजोरों की ढाल बनती है, या ये सिर्फ आने वाले कल के लिए नुकसान को टाल देती है, उसे और बड़ा बना देती है? और शायद सबसे बड़ा सवाल, जब इतिहास की बड़ी ताकतें आपकी जिंदगी में दखल देती हैं तो आपके पास अपनी मर्जी से जीने का, अपने चुनाव करने का कितना हक बचता है? आपकी पहचान का कितना हिस्सा हालात तय करते हैं? समीक्षा उपन्यास की कई खूबियां गिनाती है। सबसे बड़ी खूबी है इसकी नैतिक जटिलता, जिसमें आसान जवाब नहीं है। हाँ, पाठक को खुद सोचना पड़ता है, किरदारों के फैसलों पर अपनी राय बनानी पड़ती है। बिल्कुल। वातावरण रचने की क्षमता भी कमाल की है। वो लोलैंड महज एक जगह नहीं रहती, वो किरदारों की किस्मत का हिस्सा बन जाती है। और गौरी का किरदार? हाँ, गौरी का किरदार, जैसा हमने पहले भी कहा, समीक्षा उसे एक दुर्लभ, बौद्धिक रूप से गंभीर महिला पात्र मानती है, जिसके चुनाव आसान नहीं है, जो पाठक को सहज नहीं होने देते। और साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी का बेहद सटीक चित्रण। हाँ, किराने का सामान, बस स्टॉप, लैब का काम, ये सब भी कहानी में उतने ही मायने रखते हैं जितने बड़े नाटकीय मोड़। लेकिन क्या समीक्षा कुछ संभावित आलोचनाओं या ऐसी बातों का भी जिक्र करती है जिन पर पाठकों की राय बढ़ सकती है? हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे उपन्यास का भावनात्मक संयम। कुछ पाठकों को जो ज्यादा खुलकर भावनाएं व्यक्त करने वाली शैली पसंद करते हैं, ये शायद थोड़ा ठंडा या दूर लगे। समय की लंबी छलांगें भी एक बिंदु हो सकती हैं। हाँ, कुछ घटनाक्रमों, खासकर बाद के सालों के, का वर्णन संक्षेप में किया गया है। शायद कुछ पाठक उन हिस्सों पर ज्यादा विस्तार चाहते। और गौरी का किरदार, ये तो बार बार आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो इतना केंद्रीय है। समीक्षा मानती है कि कुछ पाठकों के लिए उसके चुनाव, खासकर मातृत्व को लेकर, शायद अक्षम में लगे। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि ये असहजता जानबूझकर पैदा की गई है। ये उपन्यास की गहराई भी है और चुनौती भी। बिल्कुल। अगर लाहिड़ी के दूसरे जाने माने कामों जैसे इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज या द नेमसेक से इसकी तुलना करें तो समीक्षा इसे कहाँ रखती है? समीक्षा कहती है कि द लोलैंड का फलक ज्यादा बड़ा और महत्वाकांक्षी है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज ने छोटी कहानियों में विस्थापन और रिश्तों की उलझनों को छुआ।
और द नेमसेक ने एक पीढ़ी की आप्रवासी पहचान बनने की कहानी कही। हाँ, लेकिन द लोलैंड सिर्फ कहीं फिट इन होने या ना होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उससे आगे जाकर पूछता है कि हमारा निजी जीवन सार्वजनिक इतिहास का कितना कर्जदार है। बिल्कुल। और कैसे इतिहास के दखल देने पर हमारी सबसे करीबी भूमिकाएं, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, या तो पूरी तरह बदल जाती हैं या हम उन्हें निभाने से इनकार कर देते हैं। क्या समीक्षा कुछ खास यादगार पलों की ओर इशारा करती है? बिना कहानी का मजा बिगाड़े जाहिर है। हाँ, कुछ झलकियां हैं। एक साधारण सा पिछवाड़ा जो अचानक राजकीय हिंसा का मंच बन जाता है। न्यू इंग्लैंड का शांत समुद्र तट, जहां एक जरूरी सच बरसों तक दफन रहता है, सतह पर आने से इनकार करता है। और एक फिलॉसफी सेमिनार जहां किसी दार्शनिक का विचार वो आज़ादी देता है जो परिवार या समाज ने कभी नहीं दी। दिलचस्प। तो अंत में समीक्षा के हिसाब से ये उपन्यास किस तरह के पाठक के लिए है? ये उन पाठकों के लिए है जो तेज रफ्तार प्लॉट या सनसनीखेज मोड़ों के बजाय गहरे, नैतिक रूप से जटिल पारिवारिक रिश्तों की कहानियों में डूबना पसंद करते हैं। उन लोगों के लिए भी जो दक्षिण एशिया के राजनीतिक इतिहास का आम लोगों की जिंदगी पर असर समझने में रुचि रखते हैं। हाँ, और बुक क्लब्स के लिए ये एक बेहतरीन चुनाव है, क्योंकि ये निश्चित रूप से बहस और अलग-अलग व्याख्याओं को जन्म देगा। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि समीक्षा के अनुसार उपन्यास में राजनीतिक हिंसा, राज्य की क्रूरता, शोक और भावनात्मक परित्याग जैसे संवेदनशील विषय शामिल हैं। हाँ, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो इस विस्तृत समीक्षा का निचोड़ क्या है? उपन्यास के बारे में अंतिम राय क्या उभरती है? समीक्षा कहती है कि द लोलैंड हमारे चुने हुए रास्तों और उनके अनचाहे परिणामों पर लिखा गया एक तीक्ष्ण, बेहद सधे हुए शिल्प वाला उपन्यास है। इसकी असली ताकत अचानक आने वाले मोड़ों में नहीं, बल्कि संचयन में है। हाँ, संचयन यानी चीजों का धीरे धीरे इकट्ठा होना, परत दर परत। लाहिड़ी दिखाती हैं कि कैसे पानी निचली जमीन में जमा होता है और वक्त के साथ उस जमीन का नक्शा ही बदल देता है। इसे लाहिड़ी के सबसे महत्वाकांक्षी कामों में से एक माना गया है। बिल्कुल, नैतिक रूप से उलझाने वाला, भावनात्मक रूप से पाठक से बहुत कुछ मांगने वाला और अपनी खामोशी में भी गहरे तक असर करने वाला। तो आज हमने झुम्पा लाहिड़ी के द लोलैंड पर आधारित इस समीक्षा के जरिए उपन्यास की जटिल और कई परतों वाली दुनिया को टटोलने की कोशिश की। हाँ, हमने दो भाइयों की अलग राहें, नक्सलवाड़ी आंदोलन का साया, पीढ़ियों तक चलने वाले पारिवारिक रहस्य, गौरी जैसे किरदारों की नैतिक कश्मकश और कैसे इतिहास निजी जिंदगियों की कहानी लिखता है, इन सब पर बात की। उपन्यास की शक्ति, जैसा कि समीक्षा बताती है, इसकी नैतिक गहराई, सदी हुई भाषा और उस लो लैंड के माहौल को जीवंत करने में है, जो महज एक जगह न होकर एक प्रतीक बन जाती है। ये उपन्यास दिखाता है कि अतीत कभी पूरी तरह गुजरता नहीं, वो बस सतह के नीचे रिश्ता रहता है, वर्तमान को लगातार आकार देता रहता है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। हाँ, कहिए। क्या कुछ सच ऐसे होते हैं जिनका हमेशा छुपा रहना ही बेहतर होता है, खासकर अगर उन्हें छुपाने का मकसद किसी अपने की रक्षा करना हो? ये एक मुश्किल सवाल है। या फिर चुप्पी, चाहे कितने भी नेक इरादे से क्यों न रखी गई हो, अंततः भविष्य में एक ज्यादा बड़ी और अप्रत्याशित कीमत वसूल ही लेती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद ये उपन्यास हमें देर तक सोचने के लिए छोड़ देता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।